लेकिन मैं यहाँ पर अपने जो दोनों मेहमान हैं उनसे यहाँ पर सवाल जो पूछ रही थी, संदीप शास्त्री जी, मैं ये पूछ रही थी कि जिस तरह से अलग अलग राज्यों में हम देख रहे हैं बीजेपी अलग अलग दांवपेच लगा रही है, उनके बराबर ये भी कहा जा सकता है कि चुनावी जो दांवपेच होते हैं उसमें उसका कोई सानी नहीं है, लेकिन फिर जनता जिसको चुनती है, जनता के मताधिकार का जो इस्तेमाल होता है, फिर उसका क्या यहाँ पर बिहार में किसको चुना गया, महाराष्ट्र में किसको चुना गया, मध्य प्रदेश में भी हमने देखा, क्या अब ये चर्चा पूरी तरह से खत्म हो चुकी है? आपने बहुत ही सही प्रश्न उठाई। ये नैतिक भागीदारी की एक प्रश्न, अगर इंग्लिश में कहें तो दी मॉरल कोशंट ऑफ पॉलिटिक्स। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा, कहाँ शपथ ग्रहण होगा, कौन शपथ ग्रहण में आएगा। ये सब प्रश्न की हम आज चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आप दोनों तरफ से जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं आप देखेंगे तो बीजेपी के लीडर्स कल कह रहे थे कि दरवाजा कभी भी बंद नहीं हुआ, आगे दरवाजा खुलने का भी मौका है। और आज मुख्यमंत्री कह रहे थे कि एक निराशा की भावना के कारण से उन्होंने इस्तीफा दिया। अब ये एक व्यक्ति की निराशा या एक पक्ष की निराशा या समाज की निराशा, ये आई थिंक फैसला कई महीने के बाद आप चुनाव में देखेंगे। और इन सब रणनीतियों के पीछे एक बात तो स्पष्ट है, ये 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सब रणनीतियां चलाई जा रही हैं। तो जो आज होगा, जो कल होगा, जो आज शाम को होगा, सभी राज्य के बारे में उतना नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव में किस तरह से हम हमारे सीटों की संख्या को ज्यादा कर सके, उसी एक उद्देश्य से ये सब हो रहा है। लेकिन जो सवाल आपने प्रारंभ में पूछा, ये नैतिक भागीदारी का प्रश्न, आज क्या कोई भी पक्ष इसे उठाने में, कोई भी पक्ष की एक अथॉरिटी क्या है इस नैतिक भागीदारी के प्रश्न को उठाने की? सही कहा। नवीन जी के पास चलते हैं। नवीन जी, मेरा मेरा जो इंटरेस्ट है वो इसमें है अभी कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा क्यों, आप मुझे ये एक्सप्लेन कर दीजिए, क्यों नहीं सुशील मोदी? देखिए, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का जहाँ तक सवाल है, तो देखिए बीजेपी का विजय सिन्हा भूमिहार कास्ट से आते हैं और बीजेपी ट्रेडिशनली जो है भूमिहार कास्ट में बीजेपी का सपोर्ट बेस रहा है। लास्ट फ्यू मंथ्स में कुछ इरोजन भी हुआ, कुछ बड़े नेता छोड़कर भी पार्टी को चले गए और एक उपचुनाव में जो हार हुई थी लास्ट ईयर, उसमें मेन कारण था भूमिहारों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया था। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट हो गया था कि एक भूमिहार फेस रखे। जहां तक सम्राट चौधरी का सवाल है, तो सम्राट चौधरी ओबीसी कास्ट से आते हैं और बीजेपी को डेफिनेटली बीजेपी चाहेगा कि कंसोलिडेट करे अपना वोट बैंक ओबीसी के बीच में। सम्राट चौधरी के पिता जो थे सपनी चौधरी, वो आरजेडी के बड़े लीडर थे और उनका एक अपना, उनके फादर का एक जनाधार रहा है और सम्राट चौधरी उसको कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, एक एनर्जी भी है, सम्राट चौधरी एग्रेसिव है। पिछले बार रेणु देवी को बनाया गया था उप मुख्यमंत्री, एक और उप मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाया था, लेकिन दोनों का परफॉर्मेंस लैकडाइस्कल था और कुछ वो ज्यादा कर नहीं पाए थे। तो विजय सिन्हा भी जो है एक बहुत एग्रेसिव लीडर है, हमेशा न्यूज में बने रहते हैं। और सम्राट चौधरी भी नेतृत्व देने की क्षमता रखते हैं, वो हमेशा न्यूज में बने रहते हैं, एग्रेसिव है। इस तरह का नवीन जी, मेरा माफी चाहता हूं, एक मुख्यमंत्री का अपने दो डिप्टी सीएम, वैसे डिप्टी सीएम का होना जो बहुत एग्रेसिव रहा है, उसी मुख्यमंत्री के लिए जो अभी तक विपक्ष के नेता के रूप में हमले करता रहा है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा या मुख्यमंत्री जो इशारा कर रहे थे कि नहीं ये व्यक्ति मेरे लिए अच्छा रहेगा? देखिए, आप भी बीजेपी की फंक्शनिंग को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और बीजेपी एक बार सुशील मोदी को दरकिनार कर दिया है बीजेपी ने, तो नेतृत्व इतनी जल्दी उनको अकोमोडेट नहीं करता है। लेकिन मेरा मानना है कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा उनको दिया जाए। आपको यह एहसास है, हम ये नहीं मान के चल रहे थे कि उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा, लेकिन समवेयर आई थिंक बीजेपी एकोमोडेट करेगा सुशील मोदी को। हो सकता है कोऑर्डिनेशन कमेटी बने या कोई दूसरा ये बने, लेकिन बीजेपी फॉरवर्ड लुकिंग पार्टी है, आगे चलकर आगे वो देखती है। उस दिशा में अगर आप देखिएगा तो सम्राट चौधरी का एलिवेशन और उनको इंपावर कर रही है, क्योंकि
बीजेपी का जो सेकंड रंग लीडरशिप है बिहार में, बीजेपी में आज के दिन में बिहार में लीडरशिप नहीं है। बीजेपी सही एक कहा नए आपने। लीडरशिप को बिल्ड कर रही है और उस दिशा में ये सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को उस रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। एक नया पार्टी बिल्डअप कर रही है बिहार में बीजेपी, सही जी। उस रूप सही में सही देखिए। यानी कहा। कि अपने संगठन को एक अलग तरह से बीजेपी फिर से रिहाइश करने की कोशिश यहाँ पर करती ये हुई नजर आ रही है। ये जनरेशन नेक्स्ट की तरफ बीजेपी ने इशारा कर और दिया ये कि बीजेपी ने बिहार कई में राज्यों में ये इशारा किया है। मनोरंजन, ये भी संदीप जी यहाँ पर जो बात अभी नवीन जी कह रहे हैं सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की, अगर हम जेडीयू की तरफ से देखें, उनके यहाँ पर विधायक भी कम है, भले ही मुख्यमंत्री उन्हीं के बनने जा रहे हैं, लेकिन पलड़ा यहाँ पर बीजेपी का ही भारी रहने वाला है। उनके पास 78 विधायक हैं। हम पार्टी भी बीजेपी को ही सपोर्ट करके यहाँ पर शामिल हुई है। ऐसे में एक बार फिर से नीतीश कुमार के लिए उतनी कंफर्टेबल स्थिति नहीं होने वाली, उन्हें फिर से दबाव में रहना होगा। आपकी बात को मैं पूरी तरह सपोर्ट करता हूं कि जो नया सरकार आज शाम को बनेगा उसमें मुख्यमंत्री का कंफर्ट लेवल्स काफी कम होगा और उनका कहना है कि जिस निराशा से मैं निकल आया हूं शायद कम निराशा आगे होगी, लेकिन जिस तरह की नंबर्स गेम आप बिहार में देख रहे हैं वो मुख्यमंत्री स्थान पे जरूर रहेंगे, लेकिन लगता है कंट्रोल इस बार थोड़ा ज्यादा बीजेपी के हाथ में रहेगा और उस बात को नीतीश कुमार जी को सहन करना पड़ेगा और इससे जो नई निराशा पैदा होगी उसको उन्हें कई महीनों के बाद देखना पड़ेगा। और दूसरी बात, बीजेपी का एक स्ट्रैटेजी बहुत ही स्पष्ट है। जिस तरह के लीडरशिप को वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, जैसे छत्तीसगढ़ में हुआ, जैसे राजस्थान में हुआ, नए लाइन ऑफ लीडरशिप को वो डेवलप करने का एक प्रयत्न कर रहे हैं। एक दूसरे लेवल का लीडरशिप का डेवलपमेंट हो रहा है और ये भी बिहार में साफ दिखाई दे रहा है जिस तरह के पॉलिटिक्स हम वहां पे बीजेपी के अंदर देख रहे हैं। बार मनोरंजन यहाँ पर सुनवा देते हैं हमारे दर्शकों को कि इस्तीफा देने के बाद जब राजभवन से नीतीश कुमार लौटे हैं तो उन्होंने क्या कुछ कहा है मीडिया से बातचीत करते हुए। अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया, तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। इससे पहले मुंबई की बैठक में सर्वसम्मति से तय हुआ था कि बगैर किसी का चेहरा आगे रखे बगैर ये इंडिया गठबंधन काम करेगा। पहली शाम को श्री केजरीवाल जी के आवास पर जब ममता बनर्जी गई थी तो उन्होंने बाहर आकर के प्रेस से कहा था कि कल की बैठक में किसी का नाम प्रस्तावित नहीं होगा। कांग्रेस के उसी कॉकस ने एक साजिश के तहत ममता बनर्जी के द्वारा उनका नाम सुझाया गया, यद्यपि श्री खड़गे जी ने बाद में उसको खुद ही अस्वीकार कर दिया। दरअसल जितनी भी गैर कांग्रेसी क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो लोक दल हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे शरद पवार जी की पार्टी हो, ये सब दल कांग्रेस पार्टी से लड़ करके भारत की राजनीति में इन्होंने एक अपना स्थान बनाया है। कांग्रेस पार्टी अपने सर्वाइवल के दौर से गुजर रही है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष के लायक भी उनके पास सांसद नहीं थे, लिहाजा वो क्षेत्रीय जो नेतृत्व है इन दलों का उनको समाप्त करना चाहते हैं। वो इनके विकास में रोड़ा है और उन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से इस लड़ाई को लंबा खींचने का काम किया जो टिकट बंटवारे का था। हम मुंबई से भी और उससे पहले भी कहते रहे हैं कि सीटों का बंटवारा जल्दी होना चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी की ताकत को कम करके आंक रहे हैं या फिर उनको जानकारी नहीं है। हम उनके साथ रहे हैं, ग्रास रूट पे उनका काम है, साधन संपन्न पार्टी है, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है। उससे लड़ने के लिए जिस तरह का तामझाम होना चाहिए
किसी गठबंधन के पास उसका नितांत अभाव इंडिया गठबंधन के साथ था। और कैसे ये नेतृत्व हड़पना चाहते हैं उसका सबसे बड़ा उदाहरण है जो कांग्रेस के राज है, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और आसाम में किसी भी पार्टी के साथ सीटों की कोई तालमेल नहीं होगी। यहां पर कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ेगी और जो क्षेत्रीय दलों के द्वारा जो अर्जित की गई राजनीतिक भूमि है उस पर डाका डालने के लिए डिस्प्रपोर्शनेट तरीके से हिस्सेदारी मांग रहे हैं। यूपी, बिहार, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, वहां उनकी यूपी 1 सीट, बिहार 1 सीट और पश्चिमी बंगाल 2 सीट, महाराष्ट्र 1 सीट, 2 या 3 सीट तमिलनाडु। और आप सुन रहे थे त्यागी जी को पूरा वो विवरण दे रहे हैं कि किस तरह से इंडिया गठबंधन में क्या कुछ हुआ, उसके वजह से जो एक दूरियां बढ़ी। कहा ये बात उन्होंने पहले भी एनडीटीवी पर कही थी मनोरंजन की, जिस तरह से बिना चेहरे की इंडिया गठबंधन उतरने वाला था, लेकिन कुछ पार्टियों ने उस बात का मान नहीं रखा और कांग्रेस जो क्षेत्रीय दलों का जनाधार है उस पर डाका डालती हुई यहाँ पर नजर आ रही। इस तरह के आरोप केसी त्यागी लगा रहे हैं। लेकिन बिहार बीजेपी विधायक दल के नेता जो चुने गए सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जो है वो नए उप नेता चुने गए और नए उप मुख्यमंत्री जो है वो भी ये दोनों नेता बनने जा रहे हैं। मनोरंजन, तो यहाँ पर नीतीश कुमार की तरफ से भाजपा, जदयू, सभी एनडीए के मित्र पक्ष मिलकर एनडीए की सरकार बिहार में बनाई जाए, बिहार वासियों के हित के लिए ये सरकार बने और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के नाते सम्राट चौधरी जी का चयन किया गया और उपनेता के नाते श्रीमान विजय सिन्हा जी का चयन किया गया है। बिहार में जंगल राज नहीं बन सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास जब प्रस्ताव आया आदरणीय नीतीश कुमार जी का और उनके दूत के तौर पर संजय झा जी यहाँ आए, हम लोगों को प्रस्ताव दिया तो हम लोगों ने समर्थन का निर्णय लिया और पार्टी का जो दायित्व है एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी को मजबूत करना और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2024 में 40 की 40 सीट जिताकर बिहार से देने का संकल्प भी हम लोगों ने लिया है। हो गए तो बीजेपी से जब हमारा समर्थन होगा तो बीजेपी ने अपना समर्थन दिया। हमारे सारे विधायक अभी मुख्यमंत्री आवास गए हुए हैं, वहाँ पर दोनों दलों के मिलकर नेता का चुनाव होगा, उपनेता का चुनाव होगा और उम्मीद करता हूँ कि शाम को 5-6 बजे तक नई सरकार का गठन हो जाएगा। नीतीश जी ने कहा कि इंडी का हमने गठन किया था। तो नेता और उपनेता का चुनाव जो है हो चुका है बीजेपी में और अब ये सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा चुन लिए गए हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बयान जो है जेडीयू के वरिष्ठ नेता दिल्ली में केसी त्यागी जी ने दिया है, वो सुनवाते हैं। वो बयान जो है इंडिया गठबंधन की ओर इशारा करता है। सारी जो है ना ठीकरा त्यागी जी ने इंडिया गठबंधन पर कैसे फोड़ा है ये सुनिए, फिर हमारे मेहमान हमारे साथ बने हुए उनके पास जाएंगे। उसमें एक साजिश के तहत इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए श्री खड़गे का नाम सुझाया गया था। इससे पहले मुंबई की बैठक में सर्वसम्मति से तय हुआ था कि बगैर किसी का चेहरा आगे रखे बगैर ये इंडिया गठबंधन काम करेगा। पहली शाम को श्री केजरीवाल जी के आवास पर जब ममता बनर्जी गई थी तो उन्होंने बाहर आकर के प्रेस से कहा था कि कल की बैठक में किसी का नाम प्रस्तावित नहीं होगा। कांग्रेस के उसी कॉकस ने एक साजिश के तहत ममता बनर्जी के द्वारा उनका नाम सुझाया गया, यद्यपि श्री खड़गे जी ने बाद में उसको खुद ही अस्वीकार कर दिया। दरअसल जितनी भी गैर कांग्रेसी क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो लोक दल हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे शरद पवार जी की पार्टी हो,
ये सब दल कांग्रेस पार्टी से लड़ करके भारत की राजनीति में इन्होंने एक अपना स्थान बनाया है। कांग्रेस पार्टी अपने सर्वाइवल के दौर से गुजर रही है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष के लायक भी उनके पास सांसद नहीं थे। तो आप केसी त्यागी जी को सुन रहे हैं, उन्होंने पूरे समाजवादी पार्टियों की एक लिस्ट गिना दी और कहा कि ये सब जो है कांग्रेस के विरोध करते हुए ये इनकी उत्पत्ति हुई है। संदीप शास्त्री जी के पास जाना चाहूंगा। सर, आपकी टिप्पणी, यदि त्यागी जी की बात करें तो इनका कहना है कि ये सब कांग्रेस के विरोध के कारण पैदा हुई, लेकिन क्या इनका बीजेपी के साथ जाना आप कितना उचित मानते हैं? आप अगर त्यागी जी का स्टेटमेंट देखेंगे तो एक जस्टिफिकेशन वो तैयार कर रहे हैं कि क्यों हमने इस अलायंस से हम बाहर आए। कांग्रेस पार्टी पर पूरा उनका वार था और वो सहज है कि उनका वार कांग्रेस पार्टी पर रहेगा, क्योंकि अगर बीजेपी के साथ जुड़ना हो तो ये कांग्रेस पे अटैक करना बहुत ही जरूरी था और बहुत ही इंपॉर्टेंट था उनके लिए। ये तो एक्सपेक्टेड था, जिस लाइंस पे त्यागी जी ने बात किया है वो एक्सपेक्टेड था कि आप विरोध करेंगे कांग्रेस पार्टी का। पर अभी प्रश्न उन्हें उठाना पड़ेगा वो ये है कि बीजेपी के साथ जुड़ के क्या वो समस्या, जो निराशा वो पहले बात कर रहे थे, वो निराशा कुछ कम होगी या निराशा एक नया रूप लेगी, वो उन्हें देखना पड़ेगा। पर ये एक त्यागी जी का स्टेटमेंट क्लियरली एक जस्टिफिकेशन है क्यों हम ये गठबंधन से बाहर निकले हैं और क्यों बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। सर, माफी चाहता हूं। और आज के दिन में तो वो मेरा एक सवाल है, आगे क्या होगा वो देखना पड़ेगा। शास्त्री सर, लेकिन ये बात तो जरूर है कि कांग्रेस को भी इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। कांग्रेस काफी निर्णय लेने में देरी करती है, पूरे विधानसभा चुनाव के समय निष्क्रिय रही। अभी कांग्रेस का पूरा ध्यान जो है फिर से एक यात्रा पे लगा हुआ है। तो कांग्रेस जो है, ये इतिहास बताता है कि अपने सहयोगी दलों के साथ कभी कंफर्टेबल रही नहीं है। आपकी बात सही है। जब 5 राज्यों का चुनाव था, कांग्रेस कहती थी कि हम उस चुनाव पे ध्यान दे रहे हैं, ये इंडिया अलायंस पे बाद में बात करेंगे। अभी उनके नेता यात्रा पे निकल चुके हैं, तो एक क्लियर स्टेटस, क्लियर पोजीशन, क्लियर स्ट्रेटजी यहां कांग्रेस की दिखती नहीं है। और आप ममता बनर्जी का स्टेटमेंट देखें कि आपके जो सीट आप डायरेक्ट टक्कर बीजेपी में हैं, आप लड़ते जाइए, दूसरे क्षेत्रीय पार्टी जो है, हमारा बीजेपी के साथ हमारा जो कंटेस्ट है वो रहेगा। तो कांग्रेस इंडिया अलायंस में कांग्रेस पार्टी की जो पात्र है, जो जिम्मेदारी थी, वो ममता बनर्जी हो, आम आदमी पार्टी हो या अभी जेडीयू हो, वो कांग्रेस पे वार कर रहे हैं कि कांग्रेस के वजह से हम ये अलायंस छोड़ रहे हैं और किसी और के साथ जुड़ रहे हैं। एक बात त्यागी जी की स्टेटमेंट में बहुत इंटरेस्टिंग थी, हम क्यों बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की चर्चा को एक छोड़ के दूसरा कोई कारण उन्होंने नहीं बताया कि क्यों हमें बीजेपी अलायंस एक पॉजिटिव अलायंस लग रहा है, क्यों ऑपोजिशन अलायंस समस्या की अलायंस है, वो बात वो एम्फसाइज कर रहे थे। तो थोड़ा नेगेटिव ग्लो की बात ज्यादा हो रही थी, पॉजिटिव ग्लो की बात ज्यादा हो नहीं रही थी। बिल्कुल शास्त्री जी, यहाँ पर एक दूसरे पहलू की अगर यहाँ पर बात की जाए, जो केसी त्यागी बयान में कह रहे हैं कि जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां ये हैं, ये सब कांग्रेस से लड़कर इन्होंने अपनी जगह बनाई है। और यहाँ पर वो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस इस वक्त अस्तित्व के संकट से गुजर रही है और क्षेत्रीय जो दल हैं उनकी जगह जो या उनका जो जनाधार है उस पर कांग्रेस डाका डालती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। तो क्या कहीं ना कहीं इशारा दूसरे क्षेत्रीय दलों की तरफ भी जा रहा है कि अभी आगे आने वाले वक्त में जो इंडिया गठबंधन जो है वो और बिखराव हो सकता है? क्योंकि आरजेडी का भी हमने सुना था, तेजस्वी यादव यहाँ पर कह रहे थे कि नीतीश कुमार सम्मानीय, कोई अभी तक आरजेडी की तरफ से कोई ऐसा बयान नीतीश कुमार के खिलाफ हमने सुना भी नहीं है। तो क्या ये कुछ अलग संकेत भी नजर आ रहे हैं? देखिए, जो विरोध के अलायंस में क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उन सभी क्षेत्रीय पार्टियों को कांग्रेस के साथ कुछ न कुछ समस्या है। सीट शेयरिंग में उनके सबको कुछ न कुछ समस्या है। तो जब इस ऑपोजिशन अलायंस अपने स्ट्रैटेजी के बारे में बात करता है और जब उन्हें लगता है कि हमें जो इस अलायंस से मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, हमेशा संकेत कांग्रेस की तरफ जाता है। क्योंकि
आपको लगता है आप केवल एक राष्ट्रीय पार्टी हैं इस अलायंस में, इसलिए उस तरह से आप दूसरों पार्टीज के साथ डील कर नवीन रहे जी, हैं। आपकी भी एक तो ये प्रतिक्रिया यहाँ पर दूसरे लेना parties, चाहेंगे उनका इसी हमेशा मुद्दे पर। एक ही समस्या ऑफन वो चर्चा करते आए हैं दैट कांग्रेस पार्टी एक बड़े भाई के रूप में हमें ट्रीट करते हैं, जो बात हमें स्वीकार नहीं है। नवीन जी, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, जो त्यागी जी एक बहुत ही सुलझे नेता और हम सभी के बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन उनके भी कंपल्सन है। त्यागी जी ने जो कहा, देखिए उन्होंने सारा ब्लेम डाल दिया इंडिया अलायंस के नॉन फंक्शनिंग पर, लेकिन त्यागी जी ने ये नहीं कहा कि क्या नीतीश कुमार जब बीजेपी का साथ छोड़कर लालू प्रसाद के साथ गए थे तो क्या इंडिया अलायंस वहां था? उस समय इंडिया अलायंस था ही नहीं। उस समय नीतीश कुमार गए थे ये कहकर कि बीजेपी एक सांप्रदायिक पार्टी और सांप्रदायिकता का वो विरोध कर रहे हैं। तो आज केसी त्यागी कुछ भी कह ले, लेकिन क्या बीजेपी में कोई मौलिक परिवर्तन आ गया है बीजेपी की आइडियोलॉजी में, जिसको लेकर नीतीश कुमार फिर बीजेपी के साथ जा रहे हैं? ये देखिए, एक चूंकि इस बार आरजेडी ने किसी तरह का एक्सक्यूज नीतीश कुमार को नहीं दिया है, इसलिए काफी डिफिकल्ट होगा या आइदर केसी त्यागी और नीतीश कुमार और जेडीयू और बीजेपी के लीडरों के लिए कि वोटर को कन्विंस करना कि ये बहुत बड़ा पॉइंट है नवीन जी, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। पिछली बार आपको याद होगा, एक सेकंड नवीन जी, पिछली बार आपको याद होगा काफी तीखी प्रतिक्रिया राबड़ी देवी ने भी दिया था नीतीश के बारे में, और आरजेडी ने भी दी थी। इस बार पूरा सन्नाटा है उधर से। सही बात है। और देखिए, जो पॉइंट हम कह रहे थे, आगे आने वाले दिनों में देखिएगा एक बहुत बड़ा चेंज देखिएगा, वो कि नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ के गए थे कि बीजेपी एक सांप्रदायिक पार्टी और हिंदुत्व के एजेंडा उनको अनएक्सेप्टेबल था। लेकिन मेरा मानना है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार कमजोर हो गए हैं और नीतीश कुमार की पहल पर ये अलायंस हो रहा है, तो मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में बिहार में बीजेपी अपने हिंदुत्व के एजेंडा को काफी अग्रेसिवली एडवांस करेगी और नीतीश कुमार साइड लाइन पर बैठकर चुपचाप देखते रहेंगे।